स्टानिस्लावस्की की बुक चरित्र की रचना प्रक्रिया बिल्डिंग ए कैरेक्टर का भाग 6 आत्मसंयम और अनुशासन। स्टानिस्लावस्की ने अभिनय की सफलता के लिए आत्मसंयम और अनुशासन को परम आवश्यक माना है। तो स्वर के रूप में उन्होंने कहा है, कल्पना करो कि तुम्हारे सामने सफ़ेद कागज़ पर एक फलक है। उस पर बहुत सी आड़ी तिरछी रेखाएं और धब्बे हैं। तुमसे कहा जाता है कि तुम उस फलक पर पेंसिल से एक प्राकृतिक दृश्य या व्यक्ति विशेष का अनेक सूक्ष्मताओं से युक्त चित्र बनाओ। इसके लिए पहले तुम्हें उस कागज़ पर जो बेकार के धब्बे और रेखाएं हैं उन्हें साफ करना होगा। अगर वो सब कुछ बना रहता है तो तुम्हारा रेखांकन भद्दा और बेढंगा हो जाएगा। यही कुछ हमें अभिनय की प्रणाली में भी करना होता है। अतिरिक्त मुद्राएं और चेष्टाएं कचरा, धूल और धब्बों की भांति होती हैं। उन्हें दूर करना बड़ा ज़रूरी होता है। अभिनेता का आंगिक चेष्टाओं की अधिकता से बेढंगा और भद्दा प्रदर्शन कागज के उसी गड़मड़ फलक के समान होता है। इसलिए पेशतर इसके कि वो अपने चरित्र की बाहरी संरचना करे, उसकी भौतिक विवेचना में तत्पर हो तथा अपनी भूमिका के आंतरिक जीवन को रूपायित करना आरंभ करे। उसे अपने को सभी बेकार की आंगिक चेष्टाओं से मुक्त कर लेना चाहिए। ये कर लेने के बाद ही वो उस भौतिक रूपायन के लिए अपेक्षित तीव्रता प्राप्त कर सकता है। अनियंत्रित गतिविधियां स्वाभाविक होने पर भी भूमिका के आकार को बिगाड़ती ही हैं। वे अभिनेता के प्रदर्शन को अनियंत्रित, अस्पष्ट और विरस्त कर देती हैं। प्रत्येक अभिनेता को अपनी चेष्टाओं पर कुछ ऐसी लगाम लगानी चाहिए कि उन पर सदा उसका नियंत्रण बना रहे, चेष्टाओं का उस पर नहीं। व्यक्ति बड़े ही मार्मिक भावात्मक नाटक के अनुभव के बीच गुजरते समय उसके विषय में कुछ कहने में असमर्थ होता है, क्योंकि ऐसे समय में उसके आंसू उसके गले को अवरुद्ध कर सकते हैं। उसकी वाणी खंडित हो जाती है और उसकी भावनाओं का उद्वेग उसके विचारों को उलझा देता है। यही उसकी दयनीय स्थिति को देखने वालों को भी विचलित कर देती है और उसकी उस पीड़ा के कारण को समझने में रुकावट डालती है। लेकिन सबसे बड़ा उपचारक समय उस व्यक्ति की अंतरात्मा की व्यथा का शमन करता है और व्यतीत घटनाओं को बड़ी शांति के साथ ग्रहण कर सकना संभव कर देता है। इसके बाद वो उनके विषय में धीरे धीरे बौद्धिकता के साथ व्यवस्थित रूप में वैसे ही कह सकता है जैसे वो जब कोई कहानी सुनाते समय शांत बना रहता है, जबकि उसे सुनने वाले रोते हैं। स्टानिस्लावस्की का विचार है कि हमारी कला इसी प्रतिफल को पाना चाहती है। वो मांग करती है कि अभिनेता अपनी भूमिका की गहन पीड़ा का अनुभव करे। जब वो पूर्वाभ्यास कर रहा हो अथवा जब घर में ही आराम कर रहा हो तो रोने से अपने मन की पीड़ा को बाहर निकालकर अपने को शांत कर ले तथा भूमिका को बाधित करने वाले अथवा उसके विरोधी प्रत्येक भावावेग से स्वयं को मुक्त कर ले। तभी सामाजिकों को अर्थगर्भित और गहरे अनुभव प्रदान करना संभव होगा। इस प्रकार अभिनेता उन्हें उन विषम परिस्थितियों से परिचित करा सकेगा जिनसे मूल चरित्र को गुजरना पड़ता है। इस अवस्था में दर्शक अभिनेता से कहीं अधिक प्रभावित होंगे। वो अपनी सारी शक्तियों को बचाए रखेगा ताकि उन्हें उस ओर ले जा सके जहां उसे उसकी सबसे अधिक ज़रूरत हो। वो जिस चरित्र को रूपायित कर रहा है उसके आंतरिक जीवन को बड़े प्रभावपूर्ण रूप से प्रस्तुत कर सकेगा। ये अक्सर होता है कि अभिनेता प्रदर्शित भूमिका के लिए सही और ज़रूरी कार्य को गैर ज़रूरी और बहुत सी बेकार चेष्टाओं से
ऊटपटांग और अस्पष्ट बना देते हैं। प्राय अभिनेता, जिसका मौखिक अभिव्यंजना पर विशेष अधिकार होता है, अपने दर्शकों को पूरी तरह से उसका आनंद लेने का अवसर प्रदान नहीं करता, क्योंकि वो उसे अपनी बाहों और हाथों की बड़ी ही दिखावटी चेष्टाओं से ढक देता है। इस तरह के अभिनेता खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि वे जिन विलक्षण विशेषताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं उन्हें दर्शकों के आगे प्रकट नहीं होने देते। आंगिक चेष्टाओं का अत्यधिक प्रयोग भूमिका को वैसे ही हल्का कर देता है जैसे अच्छी शराब को पानी। भूमिका की सही कार्य व्यापार रेखा आंगिक चेष्टाओं के जाल के बीच ठीक वैसे ही स्पष्ट हो जाती है जैसे बढ़िया लाल शराब की रंगत पानी के साथ मिलकर हल्की गुलाबी हो जाती है। स्तानिस्लावस्की का मानना है कि अभिनेता की भूमिका से पूर्णतः असंबद्ध किसी स्वतंत्र गति के रूप में आंगिक चेष्टा चरित्र के अंशों जैसी विरल परिस्थितियों को छोड़कर कतई अनिवार्य नहीं होती। आंगिक चेष्टाओं से न तो भूमिका की आंतरिक चेतना को प्रकट किया जा सकता है और न कार्य की अविच्छिन्न धारा को, जो उसमें आद्यंत बहती दिखाई देती है। इसके लिए तो उन गतियों का प्रयोग करना होगा जो भौतिक चेष्टाओं को उत्प्रेरित करती हैं। वे फिर भूमिका की अंतश्चेतना का प्रकटीकरण करेंगी। आंगिक चेष्टाएं अपने आप में उन अभिनेताओं को साजो सामान होती हैं जो अपनी मुद्राओं और प्रदर्शनों के माध्यम से स्वयं अपने रूप वैभव को प्रकट करना चाहते हैं। अभिनेता आंगिक चेष्टाओं के अतिरिक्त अपनी भूमिका के कठिन स्थलों पर अपनी मदद करने की कोशिश में अनजाने ही बहुत सी गतिविधियां अपनाते हैं। ये गतिविधियां बाहरी भावात्मक प्रभावों अथवा भावनाओं के बाहरी भौतिक प्रदर्शन को उत्प्रेरित करती हैं। ये बाह्य भौतिक प्रदर्शन सतही अभिनेताओं में होते ही नहीं। इस प्रकार की गतिविधियां आपत्तिजनक विकृतियों का रूप ग्रहण कर लेती हैं, मांसपेशियों में अनावश्यक और हानिकर तनाव उत्पन्न करती हैं। लेकिन सामान्यतः यह समझा जाता है कि नाटकीय भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए वे सुविधाजनक होती है। फिर भी वे भूमिका में केवल धब्बे ही नहीं डालती, वरन नियंत्रण और अनुशासन को बाधित करने के साथ साथ मंच पर उपस्थित अभिनेता की सही और स्वाभाविक चेष्टाओं को भी बाधित करती है। स्तानिस्लावस्की इसके लिए कई शास्त्रों को इसका दोषी मानते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए उन्हें तोसर से कहलवाया है कि अभिनेता जब आत्मानुशासन की प्रक्रिया को अपनाता है और भावावेगपूर्ण विकृत चेष्टाओं में संलग्न नहीं होता तो उसे मंच पर देखना अत्यंत रुचिकर होता है। हम उसकी भूमिका के स्वरूप को अनुशासन के कारण बड़े ही स्पष्ट रूप में देखते हैं। रूपायित मूल चरित्र जब अतिरिक्त अनर्गल और शुद्ध रूप से नाटकीय चेष्टाओं से आवृत नहीं होते तो उनका कार्य व्यापार तुरंत असाधारण महत्व प्राप्त करके आकर्षक हो उठता है। इन अतिरिक्त चेष्टाओं के विषय में ये भी कहा जा सकता है कि वे उस ऊर्जा को अपने में समेट लेती हैं जिसका उपयोग शरीर की मुख्य धमनी के साथ निकटता के साथ जुड़े कार्यों के लिए किया जा सकता है। ये धमनी भूमिका के आरंभ से लेकर अंत तक स्पंदित होती रहती है। आंगिक चेष्टाओं के अनुशासन और नियंत्रण से अभिप्राय को समझकर व्यक्तिगत रूप से उनका प्रयोग करने पर ही भौतिक अभिव्यंजना विस्तृत, पूर्णतः सुविकसित, स्पष्टता से सुव्यवस्थित और पारदर्शी होती है। इसके साथ ही अभिनेता की चेष्टाओं में जो कमी आ जाती है उसकी आपूर्ति उसकी वाणी का स्वर विन्यास और मौखिक अभिव्यंजनाओं के लचीलेपन से हो जाती है। वे सभी वस्तुतः संप्रेक्षण के उत्कृष्ट तथा सटीक माध्यम हैं जो भावनाओं की सूक्ष्म भंगिमाओं एवं भूमिका के आंतरिक जीवन के औरों तक पहुंचाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आंगिक चेष्टाओं का नियंत्रण चरित्र चित्रण के क्षेत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, इस दृष्टि से कि अभिनेता व्यक्तिगत चेतना से विलग्न न हो और प्रत्येक भूमिका में उन्हीं बाहरी व्यवहारों को न दोहराए। ये परमावश्यक होगा कि बहुत सारी
आंगिक चेष्टाओं को छोड़ दिया जाए। हर प्रकार की वो बाहरी गतिविधि जो अभिनेता को रंगमंच से दूर होने पर बड़ी स्वाभाविक लगती है, रंगमंच पर रूपायित चरित्र से उसे अलग करती है तथा उसे अपने व्यक्तित्व की याद दिलाती रहती है। अगर अभिनेता अपनी भूमिका की आंतरिक अवधारणा में अपने को समाहित कर अपनी व्यक्तिगत चेतना से अपने को मुक्त नहीं कर लेता, तो उसे कम से कम अपनी भूमिका की चारित्रिक गतिविधियों से अपने को बाहर से आवृत कर लेना चाहिए। ये अक्सर होता है कि अभिनेता 3-4 प्रकार की विशिष्ट आंगिक चेष्टाओं को ही ग्रहण कर पाता है। नाटक के पूरे विस्तार में केवल इतनी ही चेष्टाओं से संतुष्ट रह पाने के लिए गतिविधि की अत्यधिक मितव्ययता जरूरी होती है। अनुशासन इस प्रयास में बड़ी मदद करता है, लेकिन अगर ये 3-4 विशेष आंगिक चेष्टाएं सैकड़ों छोटी मोटी व्यक्तिगत गतिविधियों में जो भूमिका से नहीं वरन अभिनेता के अपने व्यक्तित्व से संबंध होती है डूब जाती हैं, तो वो मुखौटा फिसल जाएगा जिसे वो धारण किए होता है और उसका प्रतिदिन का चेहरा फिर सामने आ जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर ये उसकी हर भूमिका के साथ होता है तो उसका नतीजा ये होगा कि दर्शकों को ऊपर उसका प्रभाव मंद पड़ जाएगा। अभिनेता को ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रतीकात्मक चेष्टा उसे रूपायित चरित्र के नज़दीक लाती है, जबकि उसकी व्यक्तिगत चेष्टाओं का बीच में आ जाना उससे अलग कर देता है। वे व्यक्तिगत चेष्टाएं उसे खालिस निजी भावनाओं की ओर धकेलती हैं। ये अच्छी तरह समझ लिया जाना चाहिए कि चारित्रिक चेष्टाएं अक्सर दोहराई नहीं जा सकती, अन्यथा वे अपना प्रभाव खो देती हैं और नीरसता उत्पन्न करने लगती हैं। अभिनेता रचनात्मक प्रक्रिया में जितना अधिक अनुशासन और आत्मसंयम से काम लेता है, उसकी भूमिका का रूपाकार उतना ही स्पष्ट होता है और दर्शक भी उतना ही अधिक प्रभावित होते हैं। इसी स्थिति में उसे अधिक सफलता मिल सकती है और इसी स्थिति में नाटककार को भी सफलता मिलती है, जिसकी रचनाओं का जनता तक पहुंचना अभिनेता और निर्देशक की सफलता तथा प्रस्तुति के साथ जुड़े सभी रंगकर्मियों की प्रतिभा और योगदान पर निर्भर करता है। तो सर, इस संदर्भ में एक प्रसंग सुनाते हैं। एक दिन एक सुप्रसिद्ध चित्रकार ब्रियूल्व कला की कक्षा में अपने एक छात्र की रचना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने ब्रश उठाया और उसके अपूर्ण चित्र पर मात्र एक स्पर्श दे दिया। वो चित्र तुरंत ही सजीव हो उठा। उस चमत्कार को देखकर वो छात्र विस्मित हो उठा। उसके इस विस्मय को देखकर ब्रियूल्व ने कहा, कला का आरंभ बड़े ही छोटे स्पर्शों के साथ होता है। तो सर ने इसके बाद इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा, उस कलाकार के इन्हीं शब्दों को हम अपनी कला के संबंध में भी उपयोग में ला सकते हैं। हमें केवल किसी भूमिका को सजीव बनाने और उसे चरमावस्था तक पहुंचाने के लिए 1 या 2 बड़े छोटे से संस्पर्श चाहिए। इन छोटे से छोटे स्पर्शों के बिना उसमें समुचित परिपूर्णता की दीप्ति का अभाव ही रहेगा। फिर भी कितनी ही बार हम रंगमंच पर ऐसी भूमिका देखते हैं जिसमें उस छोटे से संस्पर्शों का बिल्कुल अभाव होता है, जैसे उस पर भली प्रकार कार्य तो किया गया हो, लेकिन फिर भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व उसमें से गायब रहें। हो सकता है कोई प्रतिभावान निर्देशक आकर उसमें सिर्फ एक शब्द जोड़ दे, जिससे अभिनेता प्रज्वलित हो उठे और उसकी भूमिका उसकी आत्मा से बहुरंगी प्रिज्म के सभी रंगों को अवलोकित कर सके। तो सर को इतना कहते कहते सैनिक बैंड के एक संचालन की याद आ गई, जो अपने प्रदर्शन में श्रम और समय तो बहुत देता है, लेकिन जादू भरा स्पर्श नहीं प्रदान कर सकता है। इसलिए उसका प्रदर्शन चरमावस्था तक नहीं पहुंच पाता है। इसके ठीक तुलनात्मक विरोध में उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा के संचालक आर्थर निकिश का प्रसंग उठाया, जो कद में तो छोटे थे लेकिन महान संगीतकार थे। वे मात्र कुछ ध्वनियों के माध्यम से इतना कुछ कह देते थे
जो बहुत से लोग शब्दों में भी नहीं कह पाते थे। अपने बेटन के सिरे से वे अपने ऑर्केस्ट्रा में ध्वनियों का एक सागर उत्पन्न कर देते थे और उसके माध्यम से वे विस्तृत संगीतात्मक चित्रों की रचना कर देते थे। हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि निकिश प्रदर्शन आरंभ होने के पहले कैसे अपने सभी संगीतकारों को बड़ी सावधानी से देखते थे। अपना बेटन उठाने से पहले सभी वृंदवादकों एवं दर्शकों को ध्यान से अपने बेटन की छोर पर केंद्रित करके सभागार में शांति स्थापित होने तक इंतजार करते थे। उस क्षण उनका बेटन कहता था, सावधान, सुनो, मैं अब आरंभ कर रहा हूँ। इस प्रारंभिक क्षण में भी निकिश के पास वो बड़ा ही सूक्ष्म संस्पर्श होता था जो बड़ी सुंदरता के साथ उनकी प्रत्येक गति को पूरा करता था। निकिश के लिए प्रत्येक पूर्ण स्वर, प्रत्येक अर्ध स्वर, प्रत्येक 8वां और 16वां स्वर विन्यास तथा प्रत्येक गणितीय सटीकता का विरोधी बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण था। वह अपने बेटन के संचालन से ही प्रत्येक वाद्य यंत्र और सभी संगीतकारों की आत्माओं से अपेक्षित वस्तु निकाल लेते थे। उनका बायां हाथ चित्रकार के ब्रश की भांति विभिन्न रंगों की अभिव्यंजना में सक्रिय रहता था। ध्वनि प्रवाह को समतल बनाने, संगीत के स्वरों को धीमा करने, उन्हें ऊपर उठाने और उनकी गिनती को गति के समान बढ़ाने में उनका नियंत्रण बहुत विलक्षण था। उनकी गतिशीलता बराबर अपेक्षित स्तर पर बनी रहती थी। निकिश की धीमी गति भी अपने भीतर अपने तवराशील स्वरूपों के लिए रही थी। उन्होंने संगीत के प्रवाह में कभी जल्दबाजी नहीं की और न उसे कभी रोका ही। केवल समापन के अवसर पर ही, जब सब कुछ कहा जा चुका था, तो निकिश गति को मंद या तीव्र करते थे। इसका प्रयोजन होता था जो पीछे रुक गया है उसे पकड़ना अथवा जिसे तीव्र गति से पहले जानबूझकर छोड़ दिया हो उस तक लौटना। इसके लिए उन्होंने एक संगीतात्मक शब्दावली का निर्माण किया था। वे कहते हैं, कभी जल्दी न करो, संगीत में जो कुछ अंतर्निहित है उसका उद्घाटन करो। अब हम इस शब्दावली के शिखर की बात करें। पहले तो इस बात को कौन जान सकता था कि वे अपनी रचना को परिणति तक कैसे पहुंचाएंगे। वो किसी नई, किसी मंद गति या इसके एकदम विपरीत किसी अप्रत्याशित साहसिकता, द्रुत गति या सबलता से उसका समापन करेंगे। निकिश ये सब करने में समर्थ थे क्योंकि उनका प्रदर्शन केवल शानदार नियंत्रण से ही नहीं वरन सुमेधा संपन्न पूर्णता से होता था। तौसब ने इसके बाद कहा है कि कभी कभी बड़ा ही विपरीत उदाहरण भी विश्वास जगा देता है। अपने कार्य क्षेत्र के संबंध में उन्होंने उसी विपरीत पद्धति के समापन से अभिप्राय और मूल्य का विवेचन किया है। अपने छात्रों से उन्होंने कहा था कि तुम अभिनेताओं की कोटि को जानते हो, जिसमें अग्नि की भांति त्वरा और गतिशीलता होती है। वे अपने को सदा बाहर दिखाना चाहते हैं। वे लोगों को हंसाते हैं और प्रत्येक मर्म स्पर्शी स्थल तक अपने कदम रखते हैं। लेकिन जब तुम अपने को भीतर से दुखी अनुभव कर रहे हो तो बाहर से अपने को खुश दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए वे बाहरी नित्य नैमित्तिक चेष्टाओं का सहारा लेते थे। इस अवस्था को पाने का सबसे आसान तरीका बाहरी गति और लय को पकड़ना है। इस कोटि के अभिनेता अपनी पंक्तियों को बड़ी तेज़ी के साथ बोलते हैं और नाटक के कार्य व्यापार में बड़ी ही अतिरंजित गति से काम करते हैं। पूरा नाटक संपूर्णतः एक अराजक घालमेल का रूप ग्रहण कर लेता है। दर्शक इसे सुलझाने में असमर्थ रहते हैं। यहाँ कुछ भी सुव्यवस्थित नहीं मिलता। उसमें अनुशासन और संपूर्णता का अभाव होता है। रंगमंच के कलाकारों में सर्वाधिक गुणवत्ता उनमें होती है जो अपने नियंत्रण और कार्य को संपूर्णता प्रदान करने की दृष्टि से उच्चतम स्तर प्राप्त कर लेते हैं। अगर प्रशिक्षार्थी उनके साथ साथ चलेगा तो उसे मालूम होगा कि कैसे
वे उसकी आंखों के सामने अपनी भूमिका का उद्घाटन करते हैं और उसके विकसित होता हुआ देखते हैं। यही अभिनेता इस बात को भी महसूस कर सकता है कि जब किसी महान कलाकृति को जीवन प्रदान किया जाता है तो उस विलक्षणकारी व्यापार के बीच वो भी उपस्थित है। टम्मासो साल्विनी जैसे महान प्रतिभावान कलाकारों की रचनाएं कालजयी स्मारक होती हैं। इतने महान कलाकार पहले ही अंक में मूल चरित्र के प्रारंभिक स्वरूप का निर्माण निशस्त्र कर देने वाले शांत वातावरण में करते हैं और बाद के अंकों में भूमिका को अंश दर अंश धीरे धीरे बड़ी शांति और निश्चय के साथ जोड़ते जाते हैं। जब सभी अंगभूत भाग अपने सही स्थान पर एक साथ एकत्र हो जाते हैं तो वो मानवीय भावनाओं, ईर्ष्या, स्नेह, त्रास, प्रतिशोध और क्रोध से बना अमर स्मारक बन जाता है। ये बिना नियंत्रण और अनुशासन के संभव ही नहीं। मूर्तिकार कांसे में अपना स्वप्न उतारता है। अभिनेता अपनी अंतश्चेतना, अपनी आंतरिक रचनात्मक अवस्था, अंतर्पाठ से और भूमिका के चरम लक्ष्य से मूल चरित्र के स्वप्न को ग्रहण करता है और फिर अपने वाचन, अपनी गतिविधियों और अपनी भावात्मक शक्ति से अपने मूल चरित्र के स्वरूप को लेता है और अपने वाचन, अपनी गतिविधियों और अपनी सुमेधा से, अपनी भावात्मक शक्ति से अपनी भूमिका को जीवंत बनाता है। स्तानिस्लावस्की ने साल्विनी को पहली बार लेंट के अवसर पर आयोजित बोल्शाई थिएटर में इटली की एक नाट्य मंडली की प्रस्तुति में देखा है। ओथेलो का प्रदर्शन हो रहा था। मालूम नहीं क्यों स्तानिस्लावस्की ने इयागो की भूमिका करने वाले अभिनेता को ही साल्विनी समझ लिया। उसके अभिनय को देखकर उन्होंने मन ही मन कहा था, हाँ, इसकी आवाज़ तो अच्छी है, इसमें अच्छे अभिनेता की विशेषताएं हैं, इसकी उपस्थिति अच्छी लगती है, ये प्रचलित इतावली शैली में अभिनय करता है, लेकिन इसमें कुछ भी विलक्षण नहीं। वो अभिनेता जो ओथेलो की भूमिका कर रहा है समान रूप से अच्छा है, उसके पास अच्छी सामग्री है, उसकी आवाज़ भी विलक्षण है, वाचन और चाल ढाल भी प्रभावपूर्ण है। अन्य विशेषज्ञ तो साल्विनी को पहचान रहे थे और उसके पहले ही संवाद से उस पर प्रशंसा बरसाने को तत्पर हो उठे थे, लेकिन स्तानिस्लावस्की शांत बैठे रहे। उस प्रदर्शन की आंतरिक विवेचना करते हुए उन्हें लगा कि जैसे वो अभिनेता अपने प्रदर्शन के आरंभ में ही दर्शकों को ध्यान अपनी ओर नहीं आकर्षित करना चाहता था। अगर उसने ऐसा करना चाहा तो उसके पास अवसर था। उसने अपने एक विलक्षण मौन से अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया होता, लेकिन यह उसने बाद में सेनेट के दृश्य में किया था। उस दृश्य के पहले भाग को संभालने में कुछ भी नया नहीं था। इसके अतिरिक्त स्तानिस्लावस्की को साल्विनी की रूप सज्जा के अध्ययन का अवसर भी मिला था। किसी में भी उन्हें कोई विलक्षणता नहीं दिखाई दी थी। तथ्यतः कहा जाए तो उसकी वेशभूषा न तो उस समय और न बाद में ही अच्छी लगी थी। उसकी रूप रचना को देखकर लगा था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। वो उसका अपना चेहरा था और लग रहा था कि उसकी रचना का कोई भी प्रयास बेकार होता। वो बड़ी बड़ी नुकीली मूछें धारण किए था, बनावटी बाल तो साफ दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा चौड़ा, भारी और लगभग स्थूल था। उसकी कमर में एक पूर्वी खंजर लटक रहा था। इस सब के कारण वो और अधिक मांसल लग रहा था, विशेष रूप से मोरों के गाउन और शिरोभाग के वस्त्र के कारण। यह सब ओथेलो के सैनिक स्वरूप को उजागर नहीं करता था। फिर भी साल्विनी मजिस्ट्रेट के मंच की ओर बढ़ा, एक क्षण चिंतन की मुद्रा में खोया रहा और तब हमारे बिना जाने ही उस बड़े बोल्शाई थिएटर के सारे दर्शक समुदाय को मानो
हथेलियों में समेट लिया। ऐसा लगा जैसे ये सब उसने अपनी एकमात्र चेष्टा से निर्देशकों को बिना देखे ही कर लिया है। उसने अपना हाथ फैलाया और हम सबको पकड़ लिया, जैसे कि हम सब भी चींटियां या मक्खियां हों। उसने अपनी हथेली दबाई और हमें लगा कि जैसे हम अंतिम सांस ले रहे हों। उसने अपना हाथ खोला और वो बड़ा ही आनंदमय था। अब हम उसकी शक्ति के अधिकार में थे और नाटक के अंत तक और उसके भी कुछ देर बाद तक हम उसी के अधिकार में रहेंगे। अब हमने जाना कि उसकी प्रतिभा कितनी महान है और हम उससे क्या आशा कर सकते हैं। पहले हमें लगभग ये लगा था कि उसका ओथेलो वास्तव में ओथेलो नहीं वरन रोमियो है। उसकी आंखों में केवल एक देस्देमोना थी। वो केवल उसी के विषय में सोच रहा था। उसका उसमें असीम विश्वास था और हम सभी ताज्जुब कर रहे थे कि इयागो कैसे इस रोमियो को ईर्ष्या से भरे हुए ओथेलो में बदलने में समर्थ हो सकेगा। स्तानिस्लावस्की ने इसके बाद लिखा है कि साल्वरी ने अपने इस प्रदर्शन से जो सशक्त प्रभाव सब पर उत्पन्न किया था, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने अपने उस विलक्षण प्रभाव को वाणी देने के लिए एक कवि की पंक्ति उद्धृत की है। रचना अनंत काल के लिए होती है। साल्वरी ने अपने प्रदर्शन से उनके ऊपर कुछ ऐसा ही प्रभाव छोड़ा था।